नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। ये कृषि का पार्ट 2 है, लेक्चर पार्ट 2। इससे पहले मैंने कृषि में मतलब पार्ट 1 में कृषि की प्रवृत्तियाँ, ठीक है, भारतीय कृषि की विशेषता, चुनौती और प्रमुख फसलें व फसल पैटर्न और पीडीएस व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स देखा था, ठीक, पार्ट 1 में। ये कृषि की पार्ट 2 है, ठीक है। इसके बाद शायद 2 पार्ट और आ सकते हैं कृषि की, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम एमएसपी, कृषि विपणन, संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, कृषि सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी और शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है एमएसपी, ठीक है। एमएसपी में एमएसपी क्या है, एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है, एमएसपी की क्या समस्याएं हैं, एमएसपी के लाभ क्या हैं और एमएसपी के लिए सरकारी प्रयास को देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एमएसपी को देखते हैं। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतीय कृषि प्रणाली की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। यह किसानों को उनकी उपज का एक निश्चित मूल्य दिलाने का आश्वासन देता है, भले ही बाजार की कीमतें कितनी भी नीचे क्यों ना हो। आइए आपके सभी प्रश्न विस्तार से समझते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं एमएसपी क्या है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले एमएसपी का परिभाषा देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी वह मूल्य है जिसे सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद के लिए पहले से तय करती है। यह मूल्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए गारंटी के रूप में दिया जाता है, ताकि अगर बाजार में कीमतें गिर भी जाए तो भी किसानों को नुकसान ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं और अस्थिरता को सुरक्षा प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए एक न्यूनतम मूल्य मिले, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो। जैसे अगर हम ये देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि हरित क्रांति आई थी, ठीक है। हरित क्रांति से खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित तो हुई, लेकिन बाजार जोखिम की समस्या बनी रही, ठीक है। मतलब इसकी खरीद कहाँ होगी, मतलब किसानों के पास एक्स्ट्रा अनाज तो आ गए, मतलब अतिरिक्त अनाज तो आ गए, लेकिन उसके लिए बाजार वो कहाँ से लाएगा, इसलिए एमएसपी की संकल्पना लाई गई थी, ठीक है। मतलब उनके उत्पादन को एक न्यूनतम मूल्य मिले, क्योंकि हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई पर बाजार चले, डिमांड एंड सप्लाई पर, तो सप्लाई तो बढ़ गया तो डिमांड कम जाएगा, ठीक है, खाद्यान्न का, तो उसका कीमत नीचे गिर जाएगा, तो किसानों को फिर भी मतलब घाटा ही है, मतलब हानि ही है। इसके लिए एमएसपी का प्रावधान किया गया था। अब एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसका दूसरा, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, CFCP। ये पीटी का भी मतलब प्रीलिम्स का भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कि एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत मूल्य मतलब कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह आयोग विभिन्न कारकों का अध्ययन करके सरकार को सिफारिशें करती है। जैसे प्रमुख कारक हैं फसल उत्पादन की लागत, किसानों द्वारा फसल उगाने में आने वाली लागत जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, श्रम और अन्य खर्चों का आकलन किया जाता है, ठीक है। मांग और आपूर्ति, बाजार में फसल की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। मूल्य स्थिरता, एमएसपी का निर्धारण इस तरह से किया जाता है कि किसानों की आय में स्थिरता बने रहे। चौथा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, एमएसपी तय करते समय यह भी देखा जाता है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक ना बढ़े, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक ना बढ़े। पाँचवा, कृषि उपज की वैश्विक कीमतें, वैश्विक बाजार में फसलें की कीमतें का भी अध्ययन किया जाता है, ताकि भारतीय किसान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप लाभ उठा सकें। सुझाव और मंजूरी, CACP द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र सरकारों को भेजा जाता है, जो अंतिम निर्णय लेती है, और हर साल खरीफ और रबी फसलें के लिए एमएसपी घोषणा करती है। लगभग 23 फसलों में एमएसपी तय की जाती है, ठीक है।
अब एमएसपी की समस्याएं क्या है? सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाना, ठीक है। देश के अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों को एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि वे अपनी उपज मंडियों तक नहीं ले जा पाते हैं या सरकारी खरीद प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। और फिर और भी दूसरी समस्या, सीमित फसलों पर लागू। एमएसपी केवल 23 फसलों पर ही लागू होता है जबकि अन्य फसलें इससे बाहर हैं, ठीक है। इससे जिन फसलों पर एमएसपी लागू नहीं है उनके किसान असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ खाद्यान्न फसलें पर ही है, इससे गैर खाद्यान्न फसलों से उगाने से बचते हैं, ठीक है। तो इससे फसल विविधीकरण प्रभावित होती है, ठीक है। बिचौलियों की भूमिका, कई बार मंडियों में बिचौलिए किसान और से उपज नहीं खरीदते हैं और एमएसपी का सही लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता। प्रभावी क्रियान्वयन की कमी, कई राज्यों में एमएसपी को लागू करने में समस्याएं आती है, जैसे सरकारी खरीद केंद्रों की कमी, समय पर भुगतान ना मिलना आदि। समय पर भुगतान ना मिलना ये बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है एमएसपी का, ठीक है। अनाजों पर अधिक ध्यान, एमएसपी का अधिकतर लाभ केवल कुछ ही प्रमुख अनाज जैसे गेहूं और धान के किसानों को मिलता है, जबकि अन्य फसलों के किसानों इससे कम फायदा होता है। जैसे अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर यूपी, ठीक है, पंजाब में मतलब गेहूं पर एमएसपी ज़्यादा ले जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि गेहूं हो गए और कुछ चावल वाले फसल हो गए, ठीक है, गेहूं और चावल, इसमें एमएसपी ज़्यादा ले जाते हैं। इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित हुई है, ठीक है। अब एमएसपी के फ़ायदे देखते हैं। किसानों की सुरक्षा, एमएसपी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर बाजार में फसल की कीमतें गिरती है तो सरकार एमएसपी पर उनकी फसल खरीदती है। दूसरा, उत्पादन में बढ़ावा, ठीक है। एमएसपी के माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलने का भरोसा होता है, जिससे वे उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं। आय स्थिरता, एमएसपी किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे वे आर्थिक संकट से बच सकते हैं। चौथा, कृषि क्षेत्र में सुधार, एमएसपी के कारण किसान अपनी कृषि तकनीकों में सुधार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उचित कीमत मिलती है। सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति, एमएसपी का लाभ उठाकर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लिए अनाज खरीदती है और जो देश की खाद्य सुरक्षा नीति को मजबूत करती है, ठीक है। इसको कहते हैं टारगेटेड पीडीएस, मतलब लक्षित लोगों तक मतलब ये पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है, ठीक है। अब एमएसपी के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। सरकार हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। 23 फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, धान, मक्का, कपास, तिलहन, दालें आदि शामिल है। दूसरा, एफसीआई और नेफेड द्वारा खरीद। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी उपज एमएसपी पर खरीदती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी यह आयोग हर साल किसानों की उत्पादन लागत अन्य कारकों का अध्ययन करके एमएसपी की सिफारिश करता है। सरकार द्वारा एमएसपी तय करते समय सीएसीपी की सिफारिशों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। चौथा, भंडारण और वितरण सुधार। सरकार ने कृषि उत्पादों के भंडारण और वितरण को सुधारने के लिए भी योजनाएं बनाई है, जैसे गोदामों का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसानों को ई नाम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किए गए हैं, जिससे वे अपनी फसल को देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और छठा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको पीएम आशा बोलते हैं। इस योजना के तहत एमएसपी के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई है, जिसमें भावांतर भुगतान योजना और कृषक उपज खरीद योजना शामिल है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, ठीक है। अब इस जो क्वेश्चन है एमएसपी वाले, इसका सभी आयामों को कवर किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ भी आप योजनाएं वगैरह जो भी करंट से जोड़ा जा सकता है, ये बाद में मतलब जो इसके बाद के जो लेक्चर आएंगे उसमें जोड़ दिया जाएगा करंट से, ठीक है, कुछ जैसे समितियां को, ठीक है। निष्कर्ष, एमएसपी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो उनके बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और कृषि क्षेत्र में अस्थिरता और सुधार लाता है। हालांकि एमएसपी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि यह सभी किसानों तक पहुंचे और कृषि क्षेत्र को अपने
किसी क्षेत्र को और भी सशक्त बना सके। ठीक है, ये जो टॉपिक है एमएसपी वाले ये ख़त्म हुए। अब जो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इस मतलब लेक्चर कृषि पार्ट 2 में देखना था वो कृषि विपणन। ठीक है, अब सबसे पहले कृषि विपणन क्या है, इसके क्या लाभ हैं या क्यों ज़रूरी है, और कृषि विपणन हेतु सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसमें 4 आयाम इसके कवर करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कृषि विपणन क्या है। कृषि विपणन का अर्थ है किसानों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जियां, फल, दाल आदि को बाजार तक पहुंचाने और उनके उपभोक्ताओं तक बेचने की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया है। इसमें फसल की कटाई से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद की बिक्री तक की गतिविधियां शामिल होती है, जैसे संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन। कृषि विपणन प्रणाली का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ता को गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करना है। बस यही समझिए कि खेत से लेके, ठीक है, उपभोक्ता के घर तक, ठीक है, अनाजों को पहुंचाने की प्रक्रिया ही, इसमें जितने भी प्रक्रिया शामिल होते हैं ये सब कृषि विपणन के ही पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें से इसमें भंडारण, इसमें पहले तो बुआई हो गई, कटाई हो गई, ठीक है, फिर इसका भंडारण हो गया, भंडारण के बाद इसका ये परिवहन हो गया, परिवहन के बाद इसका वितरण हो गया, सब कुछ जितने भी आते हैं कृषि विपणन प्रणाली के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। अब कृषि विपणन के लाभ क्या क्या हैं? किसानों को उचित मूल्य। प्रभावी विपणन प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों का सही और उचित मूल्य मिलता है। इससे किसान अपनी आय में वृद्धि होती है, उनकी आय में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दूसरा, उपभोक्ताओं तक बेहतर उत्पाद पहुंचाना। कृषि विपणन से उपभोक्ताओं को ताजे और गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जिससे उनकी संतुष्टि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है, बिचौलियों की कमी। बेहतर विपणन प्रक्रियाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का सीधा लाभ मिलता है। रोजगार के अवसर। कृषि विपणन प्रणाली में संग्रहण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण के दौरान रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। ठीक है, 5वां, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण। विपणन से प्रसंस्करण उद्योग का विकास होता है, जो कृषि उत्पादों को मूल्य वर्धित कर उन्हें अधिक लाभकारी बनाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का सॉस या पके हुए खाद्य उत्पाद बनाना। ठीक है, अब कृषि विपणन की क्या समस्याएं हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भंडारण की कमी। भारत में किसानों के पास पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी है। इससे किसानों को अपनी फसल को जल्द से जल्द बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, भले ही बाजार में कीमतें कम क्यों ना हो। अगर मान लीजिए अगर हम उत्पादन करते हैं और भंडारण सुविधा मिलता है, ठीक है, तो इसके मतलब अगले सीजन में इसे भंडारण करके जब इसका सीजन खत्म हो तो इसे बेच सकते हैं और उचित मूल्य से कमा सकते हैं। ठीक है, सूचना और ज्ञान का अभाव। अधिकांश किसानों के पास बाजार का सही जानकारी, उत्पादों की मांग और कीमतों के बारे में जानकारी का अभाव होता है, जिससे वे सही समय पर उचित बाजार में अपने उत्पाद नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, तीसरा, बिचौलियों का हस्तक्षेप। बिचौलियों के कारण किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि वे किसान से कम कीमत पर खरीदते हैं और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते हैं। ठीक है, चौथा, परिवहन की समस्याएं। कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और परिवहन साधनों की कमी के कारण किसान अपने उत्पादों को समय पर और उचित बाजार में नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, किसानों की कमजोर मोलभाव शक्ति। छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण उनके पास मोल भाव की क्षमता सीमित होती है, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए कम कीमत पर समझौता करना पड़ता है। अब कृषि विपणन जरूरी क्यों है, इसका तीसरा आयाम इस क्वेश्चन का। ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो कृषि विपणन होगा तो किसानों की आय बढ़ेगा। कृषि विपणन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर सके। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कृषि विपणन प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कृषि उत्पाद आसानी से उपभोक्ताओं तक पहुंचे, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। ठीक है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जब किसान सही मूल्य और बाजार की जानकारी के साथ काम करते हैं तो वे बेहतर गुणवत्ता उत्पाद उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा,
कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन की प्रभावी प्रणाली किसानों को नए और उन्नत प्रौद्योगिकी और तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। ठीक है, अब कृषि विपणन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसे देखते हैं। ठीक है, एपीएमसी मंडी में सुधार। ठीक है, सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति मतलब एपीएमसी में सुधार के प्रयास किए हैं। इसमें किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें मंडियों में अधिक लाभ दिलाने के लिए सुधार शामिल है। ई नाम पोर्टल, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल शुरू किया है, जो किसान को उनके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का अवसर देता है। यह एक एकीकृत डिजिटल बाजार है जहां किसान बिना बिचौलियों के सीधे अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सरकार किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य मिलेगा, भले ही बाजार कीमतें कम हो। कृषि अवसंरचना निधि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस योजना के तहत सरकार भंडारण सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे कृषि विपणन में सुधार हो सके। किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, एफपीओ, सरकार ने किसानों को संगठित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज को प्रोत्साहित किया है, जो छोटे किसानों को एकत्रित रूप से उत्पाद बेचने का अवसर मिलता है और उन्हें उच्च मोल भाव की शक्ति प्रदान होती है। मतलब छोटे किसानों का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसे किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बोलते हैं। कृषि विपणन को सुधारने और अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार के ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कृषि उत्पादकता में सुधार लाते हैं। ठीक है, ये भी जो टॉपिक है ये खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब जो तीसरा नंबर के टॉपिक है जिसको बोलते हैं संविदा कृषि, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखिए संविदा कृषि क्या है। संविदा कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में ऐसा कृषि मॉडल है जिसमें किसान और कृषि कंपनियों या फर्मों के बीच एक अनुबंध होता है। ठीक है, इस अनुबंध के तहत किसान एक पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी फसल उगाते हैं और कंपनियों को बेचते हैं। इसमें दोनों पक्षों के लिए लाभकारी शर्तें तय की जाती हैं। इस व्यवस्था में कंपनियां किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन, तकनीक सहायता, बीज, उर्वरक और वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराती है और बदले में किसानों को उनकी उपज को अनुबंध में तय की गई कीमत पर कंपनी को बेचना पड़ता है। ठीक है, जैसे चिप्स बनाने वाले जो कंपनी है तो उच्च किस्म के आलू लेते हैं। ठीक है, एक ही साइज के। ठीक है, तो इससे अनुबंध होती है। ठीक है, अनुबंध। संविदा कृषि का महत्व इसका क्या क्या हो सकता है, मतलब इसके क्या क्या फायदे हैं देख लेते हैं। संविदा कृषि का भारत में खास महत्व है क्योंकि यह किसानों को बाजार में मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है। यह मॉडल विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उन्हें समय पर सहायता और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध होता है। एक तो किसानों को सबसे पहले किसानों को अच्छे मूल्य मिलता है, सहायता मिलता है, प्लस ये भी देखिए कि वो विदेशी बाजार में एक क्या प्रतिस्पर्धा भी बनते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा बन सकते हैं। ठीक है, मतलब गुणवत्ता में सुधार आता है। संविदा कृषि के लाभ क्या क्या है। सुनिश्चित बाजार और मूल्य। ठीक है, किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से तय की गई कीमत मिलती है, जिससे बाजार में अस्थिरता जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, वित्तीय और तकनीकी सहायता। कंपनियां किसानों को बीज, उर्वरक, तकनीकी जानकारी और कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ती है। आर्थिक सुरक्षा। संविदा कृषि के माध्यम से किसानों को उनकी फसल को सुनिश्चित बाजार मिल पाता है, जिससे उन्हें अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचने में आसानी होती है और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। नवाचार और तकनीकी सुधार। कंपनियों द्वारा किसानों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता से वे नए कृषि तरीकों और तकनीकों को अपनाते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार आता है। खर्चों में कमी। कंपनियों द्वारा की गई सहायता से किसान उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि उचित कीमत पर उपलब्धता। ठीक है, संविदा कृषि की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। देखिए महत्व देख लिए, लाभ देख लिए, अब इसकी समस्याएं भी देख लेते हैं। ठीक है,
किसानों का शोषण। कई बार कंपनियां अनुबंध में अपनी शर्तें लागू करती है जिससे किसानों का शोषण हो सकता है। वे फसल की गुणवत्ता या मात्रा के आधार पर अनुबंध की शर्तें को बदल सकती है जिससे किसान नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है। अनुबंध उल्लंघन। कुछ मामले में कंपनियां किसानों से अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करती और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं देती। ठीक है। कृषि विविधता में कमी। संविदा कृषि में कंपनियां अक्सर विशेष प्रकार की फसलें उगाने का निर्देश देती है जिससे कृषि विविधता में कमी आ सकती है और एकल फसल उत्पादन का जोखिम बढ़ सकता है। आर्थिक निर्भरता। संविदा कृषि से किसान कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं जिससे उनकी स्वायत्तता कम हो जाती है और वे स्वतंत्र रूप से खेती करने की क्षमता खो देते हैं। और मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, उसमें फसल का नुकसान हो गया, तो फिर कंपनियां का अनुबंध जिस आधार पर है अनुबंध तो टूट ही जाएगा। ठीक है। इसके लिए देखते हैं संविदा कृषि के लिए सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। भारत में सरकार संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठा रही है। संविदा कृषि पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियम और कानून बना रही है ताकि किसानों का शोषण ना हो और उन्हें उनका उचित हक मिल सके। 2020 में आए कृषि सुधार कानूनों के तहत संविदा कृषि को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी जिसमें अनुबंधों के उल्लंघन से बचाने के लिए किसानों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान था। हालांकि इन कानूनों को लेकर व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, मतलब किसान आंदोलन हुए और बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया, लेकिन संविदा कृषि पर चर्चा और सुधार की संभावनाएं बनी रही। ठीक है। अब इसके निष्कर्ष देखेंगे संविदा कृषि के। संविदा कृषि भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। यदि इस व्यवस्था को सही नियमों शर्तों के तहत लागू किया जाता है तो यह किसानों और कंपनियां दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियां बनाई जाए और उनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि वे इस प्रणाली का पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है। अब जैसे देखा जाए तो इसमें MSP, कृषि विपणन, ठीक है, कृषि विपणन प्लस संविदा कृषि, ये 3 टॉपिक खत्म हो गए हैं। इसके बाद का टॉपिक कृषि सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी को देखेंगे। खैर देखिए, ये कृषि सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी एक बार में लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और इन पॉइंटों का मतलब इसमें दिए गए जितने भी आयाम हैं या जो भी इसमें बिंदु हैं, मतलब पॉइंट है, उसमें आप अन्य क्वेश्चन में भी इसके उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कृषि सब्सिडी, ठीक है, पहले कृषि सब्सिडी देख लेते हैं, फिर उर्वरक सब्सिडी देख लेंगे। ठीक है। कृषि सब्सिडी का अर्थ है कि सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वे खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को आसानी से प्राप्त कर सकें। यह सब्सिडी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। भारत में कृषि सब्सिडी का एक प्रमुख हिस्सा बीज, उर्वरक, कृषि बिजली, कृषि उपकरण और अन्य कृषि आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। ठीक है। अब कृषि सब्सिडी के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अब जैसे देखिए, बीज सब्सिडी, सरकार किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है ताकि वे बेहतर उपज प्राप्त कर सकें। इसके तहत विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता के हाइब्रिड और उन्नत बीजों पर सब्सिडी दी जाती है। फिर बिजली सब्सिडी, किसानों को सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए बिजली की आपूर्ति पर सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, इससे बिजली के उपयोग की लागत कम हो जाती है और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कम दरों पर मिलती है। सिंचाई सब्सिडी, सरकार किसानों को विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ट्यूबवेल आदि की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। और कृषि उपकरण सब्सिडी, ठीक है, किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पंप सेट और वह अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को यांत्रिक रूप से कर सकें और कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकें। ठीक है। अब देखते हैं ऋण सब्सिडी, किसानों को कृषि ऋण के कार्यों के लिए दिए जाने वाली ऋणों पर ब्याज दरें में सब्सिडी दी जाती है जिससे उन्हें सस्ता और सुलभ कर्ज मिल सके। ठीक है।
अब देखते हैं उर्वरक सब्सिडी, जो इसमें कृषि और उर्वरक सब्सिडी था। कृषि सब्सिडी देख ली, अब उर्वरक सब्सिडी को देखते हैं। उर्वरक सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को उर्वरक कम कीमत पर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी फसलों की उर्वरकता को बढ़ा सके और उत्पादन में सुधार कर सके। भारत सरकार उर्वरक पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे और सीमांत किसान को उर्वरक आसानी से और कम कीमत पर मिल सके। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी के प्रमुख बिंदु। नियंत्रित कीमत, सरकार उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करती है और किसानों को डीएपी, डाई अमोनिया फॉस्फेट और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया जैसे आवश्यक उर्वरक कम दरों पर उपलब्ध कराती है। ठीक है, सब्सिडी का वितरण। उर्वरक सब्सिडी का वितरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। प्रत्यक्ष सब्सिडी, यह सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाती है, जिससे उर्वरक खरीदने की लागत कम हो जाती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी, यह उर्वरक उत्पादों को दी जाती है, उर्वरक उत्पादकों को दी जाती है, ताकि वे उर्वरक की उत्पादन लागत कम रख सके और किसानों को कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सके। ठीक है, नीति और वितरण प्रणाली। उर्वरक सब्सिडी का वितरण एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे किसान अपने आधार कार्ड के माध्यम से उर्वरक खरीदते हैं और सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाती है। इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में जाना जाता है। यूरिया पर विशेष सब्सिडी। यूरिया भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है और इस पर सरकार भारी सब्सिडी प्रदान करती है। यूरिया की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह किसानों के लिए बहुत सस्ता होता है। ठीक है, अच्छा, आपसे एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है, कि बिहार में सबसे ज़्यादा यूरिया की खपत, ठीक है, किन जिलों में होती है। ठीक है, ये चीज़ आप देखिएगा, यूरिया खपत बिहार के किन जिले में ज़्यादा होती है खपत। ठीक है, बिहार के जिले। ठीक, इसके बारे में आप आंसर इसके कमेंट में दे सकते हैं। कृषि सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी का महत्व क्या है। अब जैसे देखिए, सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी क्या है, कृषि सब्सिडी क्या है, ये तो दोनों तो देख लिए। अब इसके महत्व को दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों के महत्व को एक साथ देखेंगे। उत्पादन में वृद्धि। सब्सिडी से किसानों की लागत घटती है और वे कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा। सब्सिडी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, जिससे वे कृषि के खर्च को कम कर पाते हैं और उनके आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण विकास। कृषि सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भी सहायक होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन से किसानों की आय बढ़ती है, जिससे वे बेहतर जीवन स्तर जी सकते हैं। भोजन में स्थिरता। सब्सिडी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अब इसके कुछ चुनौतियां भी हैं। कुप्रबंधन और वितरण में पारदर्शिता की कमी। सब्सिडी वितरण में कभी कभी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की समस्या होती है, जिससे इसका लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। आर्थिक बोझ। उर्वरक और कृषि सब्सिडी सरकार के लिए एक भारी आर्थिक बोझ होती है, जिससे सरकारी वित्तीय स्थिति पर दबाव बनता है, रेवेन्यू डिफिसिट अधिक हो जाते हैं। ठीक है, अधिक उर्वरक उपयोग। अत्यधिक सब्सिडी के कारण कुछ किसान जरूरत से ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक और जोड़ सकते हैं, WTO का समझौता, WTO एग्रीमेंट ऑन AAO। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा सब्सिडी पर रोक लगाता है। WTO का जो कृषि संबंधी समझौता है, इस पर रोक होता है। ठीक है, निष्कर्ष। कृषि और उर्वरक सब्सिडी भारत में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। यह उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास में योगदान होता है। हालांकि इसके बेहतर क्रियान्वयन और पारदर्शिता के साथ साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित उपयोग पर ध्यान देना आवश्यक है, तभी इसके प्रत्यक्ष लाभ को देखा जा सकता है। अब जैसे देखा जाए तो ये उर्वरक सब्सिडी और कृषि सब्सिडी, ये टॉपिक समाप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक शून्य बजट प्राकृतिक खेती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग
भारतीय कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर द्वारा विकसित कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य खेती में लागत को शून्य करना और किसानों को कर्ज मुक्त बनाना है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों, ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक विधियों का उपयोग करके बिना किसी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के खेती की जाती है। इस पद्धति में शून्य बजट का मतलब होता है किसान की खेती के लिए बाहरी स्रोतों से कोई खर्च नहीं करना पड़ता और खेती के लिए आवश्यक सभी चीज़ों खेत से ही प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये पूरा इसका परिचय हुआ, ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहले जीवामृत, ठीक है। यह एक तरल जैविक खाद है जिसे गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और मिट्टी से तैयार किया जाता है। यह मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म जीवों और पोषक तत्वों को बढ़ाता है जिससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर है बीजामृत। यह बीजों के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला घोल है जो गाय के गोबर, गौमूत्र, चूने, मिट्टी से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य बीजों को संक्रमण और रोगों से बचाना है ताकि वे अच्छी तरीके से अंकुरित हो सके। अब आच्छादन, जिसको मल्चिंग कहते हैं। इस सिद्धांत के तहत खेत में फसलों के अवशेष, घास या पत्तियों से मिट्टी को ढका जाता है जिससे पानी की कमी नहीं होती और खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है। आच्छादन के माध्यम से भूमि में जैविक तत्व बढ़ते हैं और नमी बरकरार रहती है। बस यही समझिए कि मतलब जो भी कृषि अवशेष है उसे खेतों में ही मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है। और एक बप्सा, ठीक है। बप्सा एक प्राकृतिक स्थिति है जिसमें मिट्टी में नमी और वायु के बीच संतुलन बना रहता है। इस तकनीक में किसान को यह ध्यान रखना होता है कि सिंचाई कब करनी है और किस मात्रा में करनी है। अत्यधिक सिंचाई से बचना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये हमेशा मतलब शुष्क इलाकों में बप्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसे देख सकते हैं। कृषि लागत में कमी, चूँकि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है इसलिए किसानों को खेती के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता। मिट्टी की उर्वरता में सुधार, जैविक सामग्री के उपयोग से भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक संतुलन, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है और खेत में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। जल संरक्षण, मल्चिंग और बप्सा जैसी तकनीकों के जरिए से पानी की खपत कम होती है जिससे सिंचाई की ज़रूरत कम हो जाती है, ठीक है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से उत्पन्न फसलों जैविक और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। स्थानीय गाय। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में देसी गाय का गोबर और गौमूत्र प्रमुख घटक है। एक गाय का गोबर 30 एकड़ तक की भूमि के लिए खाद तैयार करने में सक्षम है। गौ आधारित कृषि, ZBNF पूरी तरह से देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है जिसका उपयोग जीवामृत और बीजामृत के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का भारत में विस्तार। भारत और विभिन्न राज्य सरकारें, ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुकी है जिससे किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित किया जा सके। कई राज्यों में इसे सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है, खासकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। अब इसके कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे प्रारंभिक जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी, ठीक है। कुछ किसानों द्वारा शंका की जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से पारंपरिक कृषि जितनी पैदावार नहीं होती, ठीक है, मतलब पैदावार थोड़ी कम होती है। शुरुआती चरण में पैदावार कम ही होती है संकर बीजों की अपेक्षा। देसी गायों की उपलब्धता और जैविक सामग्री का सीमित मात्रा में होना, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष देखेंगे। शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और लाभकारी कृषि प्रणाली है जो किसानों को न केवल आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि भूमि की गुणवत्ता को भी बनाए रखती है। आज का जो 5 टॉपिक था ये ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे के टॉपिक में कुछ कृषि से कुछ करेंट का मुद्दा, ठीक है, जैसे जैविक कृषि, ठीक है। फिर हो गया ये GM फसलें, ठीक है।
कुछ योजनाएं, ठीक है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। फिर ये बाजरा 2023 है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष रहा है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये काफ़ी हॉट टॉपिक में आएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ठीक है, आज का लेक्चर को यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।